गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। आज की क्लास में आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है वन शॉट वीडियो क्लास 9th का वह चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। आपको याद होगा ये चैप्टर के बारे में हम पहले भी बहुत सारी बातें कर चुके हैं, यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग जिस पर आज विचार करना है, बात करनी है। इसके बारे में इसके पहले भी क्लास में हमने डिस्कस कर लिया, यानी कि 4 लेक्चर हमने अपलोड किया था जहाँ पर मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में ढेर सारी बातें आपको समझाई जा चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि जो बातें आपको बताई गई थी सब अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी या कोई भी डाउट है या वन शॉट आप वीडियो देखना चाहते थे, एक ही लेक्चर में आप चाहते थे कि मैटर इन आवर सराउंडिंग खत्म हो जाए, तो आइए मिल करके पढ़ते हैं इस मैटर इन आवर सराउंडिंग को एक लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा तो लगेगा ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि क्लास 9th का वो पहला चैप्टर जो कि पहले भी एग्जाम में कई दफा पूछा जा चुका है। इस दौरान इस पर फोकस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपने 3rd और 4th चैप्टर पढ़ लिया था अभी एनुअल के सिलेबस में, लेकिन फर्स्ट चैप्टर शायद है कि ना पढ़े होंगे या भूल गया हो। इस सभी समस्याओं से निजात मिल जाएगी आज की इस क्लास के बाद। आइए देखते हैं मैटर इन और सराउंडिंग। चैप्टर का नाम है मैटर इन और सराउंडिंग। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री और पढ़ा रहे हैं आपको मनसा सर। तो केमिस्ट्री आनी ही है, इसमें संशय का विषय कुछ भी नहीं है। तो आइए डिस्कस करते हैं आपका अपना चैप्टर मैटर इन और सराउंडिंग और देखेंगे क्या क्या बातें हमें इसमें पढ़नी है। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करें। चलो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा चैप्टर है मैटर इन और सराउंडिंग। आइए पहले पॉइंट पर बात करेंगे हम। पहला पॉइंट हमारा क्या है, देखिए आप देख पा रहे होंगे चैप्टर का नाम मैटर इन और सराउंडिंग। जहां से बातचीत हमें करनी है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। क्या बात करनी है चलो देखते हैं। देखिए मैटर इन और सराउंडिंग में सबसे पहला पार्ट आएगा बेटा मैटर, यानी कि क्या होता है मैटर। आज की क्लास में हम वही बातचीत करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। जैसे बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएं, हम वो भी कराएंगे। बस यही लेक्चर अपलोड करने के बाद फिर आज ही या कल में आपको बाकी चैप्टर्स के भी वन शॉट लेक्चर्स मिल जाएंगे। उम्मीद हमारी यही है। कुछ सिचुएशंस गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से हम आपको वन शॉट वीडियो अपलोड ना कर सके। तो आइए मैटर के बारे में बात कर लेते हैं और हम वो शॉर्ट तरीके से पढ़ाएंगे जिससे हम कम समय में मैटर को आपको समझा सके। यानी वन शॉट लेक्चर में कोई नोट्स की बातचीत नहीं है। यहाँ पर जो भी बातचीत होगी बेटा हम केवल कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे, क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इन सभी विषयों पर बात होगी। आओ देखो मैटर में हमने दो बातें आपको पढ़ाई थी, यानी कि हम पढ़ते हैं मास और स्पेस के बारे में। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे। यानी कि हमने कहा एनीथिंग विच है मास या एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। यानी कोई भी ऐसी चीज जिसके पास खुद का अपना मास हो, जो स्पेस को ऑक्युपाई करता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, मैटर कहते हैं। अब यहां से सब टॉपिक में एक टॉपिक और आया कि व्हाट इज मास। ठीक है, व्हाट इज स्पेस। स्पेस के बारे में हम समझते हैं कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एनी मैटर या एनी मटेरियल एनी सब्सटेंस। ठीक है, तो मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन मैटर इज नोन एज मास, या कंटेंट, या फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं। यानी कि मास का मतलब होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज मास, या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन एनी मैटर एनी सब्सटेंस एनी मटेरियल इज नोन एज मास। ठीक है, मास की एसआई यूनिट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मास की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, केजी, यानी कि किलोग्राम मास की एसआई यूनिट होती है। लेकिन अगर हम इसी के अंतर्गत बी वाले पार्ट पर आते हैं तो मास से ही जन्म हुआ वेट का, कि सर ये वेट क्या होता है। अगर ये कोई पूछ ले तो आप कहोगे वेट क्या है, एक तरह का फोर्स है। वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। यानी कि वेट एक तरह का फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट करता है, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। यानी कि हम ये समझ पाए कि वेट एक तरह का फोर्स है और फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, यानी कि आप ये कह सकते हो। ठीक है, यानी कि W इज इक्वल टू F इज इक्वल टू M इनटू G। यानी कि वेट और मास, यानी कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो मास अलग चीज है और वेट क्या है, अलग है।
मास किसे कहते हैं? हम कहते हैं जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं तो मास होता है जब हम बात करते हैं फोर्स से रिलेटेड, किसी बॉडी पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो वह हमारा वेट के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, यानी कि मैटर के अंतर्गत हमने आपको बता दिया मास क्या होता है और वेट क्या होता है। मास और वेट के इस कॉन्सेप्ट के बाद जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगली क्या बात पढ़ते हैं, जरा गौर करिएगा। अगली बात हमें क्या पढ़नी है? अगली बात ये पढ़ना है एविडेंस ऑफ मैटर, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमें दिया जा रहा है वह मैटर ही है, यानी कि एविडेंस ऑफ मैटर अगला टॉपिक होता है। ठीक है, थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं लेकिन आप कोशिश करिएगा समझने की। एविडेंस ऑफ मैटर का मतलब ये होता है कि मैटर अगर हमें कहीं पर भी दे दिया जाए तो क्या प्रूफ है कि वह मैटर है, यानी कुछ तो ऐसे सच्चाई, कोई घटना ऐसी हुई होगी या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसके द्वारा ये पता चल सके कि वह मैटर ही है। मैटर के लिए कोई प्रूफ तो कहते हैं उसमें स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, उनके बीच में क्या होगा, मूवमेंट होगा, उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, इस तरह के हम प्रूफ की बातचीत करते हैं। तो एक प्रूफ के अंतर्गत हम ये भी पढ़ते हैं, एक डिफ्यूजन टॉपिक छोटा सा आता है और एक ब्राउनियन मोशन आता है बेटा, यानी कि एक टॉपिक आपका आता है डिफ्यूजन और दूसरा टॉपिक इसमें आता है ब्राउनियन मोशन, यानी कि आप एक डिफ्यूजन कह सकते हो और दूसरा आप कह सकते हो ब्राउनियन मोशन, यानी कि ये दो टॉपिक भी इसके अंतर्गत पढ़ाए जाते हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं तो डिफ्यूजन कहलाता है। और ब्राउनियन मोशन का मतलब होता है जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस इज नोन एज ब्राउनियन मोशन, यानी कि अगर आप जैसे कुछ भी, जिगजैग मूवमेंट का मतलब हुआ किसी भी सब्सटेंस में आपने किसी दूसरे सब्सटेंस को मिलाया, अगर वहां पर जिगजैग मूवमेंट हो रहा है यानी पार्टिकल्स का लगातार मोशन हो रहा है तो उसे आप क्या कहोगे, ब्राउनियन मोशन कहोगे। डिफ्यूजन का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक चीजें आपस में मिक्स हो जाए। डिफ्यूजन का मतलब आपने पढ़ा था गैस के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो उसके अंदर डिफ्यूजन ज्यादा होता है, लिक्विड में और कम होता है, सॉलिड में सबसे कम होता है। यानी कि डिफ्यूजन का फिनोमेना सबसे ज्यादा गैसियस फेज में होता है, फिर लिक्विड फेज में होता है, फिर सॉलिड फेज में होता है। यानी कि डिफ्यूजन के अंतर्गत हम कुछ इस प्रकार से पढ़ पाते हैं। यानी ब्राउनियन मोशन के बारे में हमने समझा दिया, ब्राउनियन मोशन क्या होता है, कैसे होता है, ये भी हमने आपको बता दिया। तो शायद ब्राउनियन मोशन आप समझ गए होंगे, यानी जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। ये बात हो गई दूसरे नंबर पे, यानी कि एविडेंस में हम दो बातें कर लेते हैं। फिर आता है तीसरा पॉइंट इसमें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। यानी कि हम ये भी पढ़ सकते हैं कि अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, यानी कि कोई भी मैटर हमें दे दिया जाए तो उस मैटर की क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उसके बारे में अगर हमें समझाया जाए तो हम कहते हैं कि यानी कोई भी मैटर अगर हमें दिया जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, कैसे पता चलेगा। तो हम कहते हैं जैसे स्मॉल इन साइज, यानी कि साइज में क्या होता है, स्मॉल होता है, तभी तो डिसोल्यूशन का केस इसमें बताया गया। यानी कि रैंडम मोशन इसके अंदर पाया जाता है, यानी कि रैंडम मोशन होता है, यानी पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। दूसरे के बाद तीसरे नंबर पे आप क्या कह सकते हो, अट्रैक्ट विथ ईच अदर, यानी एक दूसरे से क्या करते हैं, अट्रैक्शन भी इनके अंदर पाया जाता है। इस तरह की प्रॉपर्टीज क्या होती है मैटर में पाई जाती है, यानी कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के अंतर्गत ये भी पढ़ सकते हो कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्मॉल इन साइज, दे आर रैंडमली मूवमेंट या दे हैव टेंडेंसी टू मोशन या मूव। तो तीसरे नंबर पे दे अट्रैक्ट विथ ईच अदर, ये आपका थर्ड पॉइंट भी पढ़ाया जा सकता है। तो तीन पॉइंट इस तरह से हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के अंतर्गत पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के बाद फिर आता है, अगली बात जरा देखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के बाद आता है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि अगर हम अगले पॉइंट में ये डिस्कस करें कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, तो मैटर की कुल कितनी स्टेट्स होती हैं जरा गौर करिएगा। एक शॉर्ट रिवीजन है जिसमें आप आसानी से चीजों को समझ सकें, इसमें बहुत डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इसके पहले 4 लेक्चर अपलोड कर दिया हूं, ये केवल रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आपके पास सॉलिड हो गया, आपके पास लिक्विड हो गया और आपके पास ये क्या हो गया बेटा, तीसरा गैस हो गया। यानी कि अगर हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की तो इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट होती है मैटर की। आपने पढ़ा था सॉलिड के अंतर्गत क्या होता है, पहले आप पढ़ते थे पार्टिकल्स की साइज क्या होती है, पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं, क्लोजर टू ईच अदर आप पढ़ते थे, यानी कि पार्टिकल्स बहुत पास पास पाए जाते हैं। आपने सॉलिड के अंतर्गत ऐसे पढ़ा था ना, ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कुछ ईच अदर वाला केस में ऐसे होता था। लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, थोड़े दूर दूर पार्टिकल पाए जाते हैं। और गैस में क्या पढ़े थे बेटा,
गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, यानी एक सॉलिड हो गया, एक लिक्विड हो गया, एक गैस, तीन कहानी आपने पढ़ी थी। सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर होते हैं, गैस में सबसे ज्यादा दूर होते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो यहाँ से प्रॉपर्टी पढ़नी है ना। प्रॉपर्टी में क्या पढ़ना है, इंटरमोलिकुलर फोर्स पहला, दूसरा इंटरमोलिकुलर स्पेस, हाँ, तीसरा काइनेटिक एनर्जी, हाँ, चौथा डेंसिटी, है ना, और पांचवा क्या पढ़ाया गया था, कंप्रेसिबिलिटी। यानी कि टोटल ये 5 फैक्टर्स पढ़ाए गए थे। और हमने बताया था आपको कि इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा होता है, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में इतना अट्रैक्शन क्यों है, क्योंकि आईएमएफ ज्यादा है। आईएमएस इंटरमोलिकुलर स्पेस कम पाया जाता है। काइनेटिक एनर्जी बहुत होती है कम, क्योंकि यहाँ रैंडम मोशन नहीं है, यहाँ पर पार्टिकल्स के अंदर वाइब्रेटरी मोशन। डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, डेंसिटी के बारे में बताया था, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। तो डेंसिटी ज्यादा होती है क्योंकि पार्टिकल्स में क्लोजनेस ज्यादा होती है। अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं तो क्या हम सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि उसमें स्पेस कम है। तो हम इस तरह से इसके 5 पॉइंट को भी डिस्कस कर सकते हैं। यानी कि ये पॉइंट आप क्या कर सकते हो, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, तीनों में कंसीडर कर सकते हो। जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स सॉलिड में ज्यादा है तो लिक्विड और गैस में क्या होगा, कम होगा, गैस में सबसे कम होगा, स्पेस गैस में सबसे ज्यादा होगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करते थे, ठीक है। कौन कौन से, ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन और रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन हम पढ़ते थे। जरा देखिए वो कौन से क्वेश्चंस थे ऑर्डर बेस्ड और रिलेशन बेस्ड वाले, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यानी कि हमने इसमें कहा था ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर कोई पूछ ले कि ऐसा कोई ऑर्डर दे दिया जाए सॉलिड लिक्विड गैस, तो ये किसका ऑर्डर है, हम कहेंगे इंक्रीजिंग तो है लेकिन किसका है, तो कहते हैं कि गैस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है ना, गैस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। कहें हाँ सही बात है, गैस की अगर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो इसका मतलब सॉलिड की सबसे कम होती है, तो इसका मतलब गैस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो आप ये कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। यह काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस का भी इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। दूसरा, इसमें ऑर्डर के बाद एक रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर कोई पूछता है कि रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो आप कह सकते हो कि इंटरमोलिकुलर फोर्स हमेशा स्पेस का क्या होता है, इनवर्सली, क्योंकि अगर किसी के अंदर फोर्स ज्यादा है तो उसके अंदर स्पेस क्या होता था, कम होता था, तो फोर्स ज्यादा है तो स्पेस कम होता था, तो ये इनवर्सली हो गया। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए थे, एक ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन था और एक रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोगों ने पढ़ लिए थे। और उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें दूसरी बात बेटा हमें पढ़ना होता है फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कुछ लोगों को लग रहा होगा बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूं, हाँ, ये हम उनके लिए पढ़ा रहे हैं बेटा जो केवल रिवीजन करना चाह रहे हैं, ठीक है। फेज ट्रांसफॉर्मेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 पार्ट आते हैं। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से फिर ये, और सॉलिड से गैस आप जाते थे और गैस से कहाँ जाते थे, सॉलिड जाते थे। जब आप सॉलिड को हीट करते हो, लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, तो इसे क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं या फिर मेल्टिंग कहते हैं। लिक्विड से गैस जाते हो तो इसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं या फिर वेपराइजेशन कहते हैं। गैस से लिक्विड आते हो तो इसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। लिक्विड से सॉलिड आते हो तो इसे क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं या सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। यानी ये नाम हो गया। सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्जन गैस में होगा तो इसे क्या कहते हैं बेटा, सब्लिमेशन कहते हैं। गैस से डायरेक्ट सॉलिड में हो गया तो इसे क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं। यानी कि इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। यानी हमने इसके अंतर्गत ये बात बता दी आपको। फेज ट्रांसफॉर्मेशन में बस इतना ही पढ़ना है। उसके बाद आता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। हम कहते हैं द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट टू मेल्ट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट टू बॉइल इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट टू फ्रीज इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस मेल्ट होना शुरू करता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइल होना शुरू करता है बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीज होना शुरू करता है फ्रीजिंग पॉइंट। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। अगली बात हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जरा उस पर गौर करिएगा। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है वह है इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। अगर हम आपसे कहें कि इंपॉर्टेंट टर्म्स में आपको क्या पढ़ाया गया था, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में बेटा एक पढ़ाया जाता है डेंसिटी। डेंसिटी में हम क्या पढ़ते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर में क्या पढ़ा था, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर।
टेम्परेचर में आपने रिलेशन पढ़ा, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, एक रिलेशन ये पढ़ा था। और आपने दूसरा रिलेशन क्या पढ़ा था, डिग्री फॉरेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इन्हीं दोनों रिलेशन पर वैल्यूज को पुट करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी केस को सॉल्व कर सकते हो। या आप ये भी कहते थे कि इसके बेसिस पर आप क्या कर सकते, किसी क्वेश्चन के अंदर जो भी चीजें आपको कन्वर्जन करना है उसको आप कन्वर्ट करके देख सकते थे। कहते हैं इसके थोड़ा और आगे चलते हैं, तो अगली केस में हम क्या पढ़ें, हम इसमें एक बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक लैटेंट हीट पढ़े। अगर आपको याद हो तो लैटेंट हीट क्या होती है, हिडन हीट एनर्जी होती है। क्या होती है बेटा, हिडन हीट एनर्जी होती है, यानी छुपी हुई हीट। यानी कि इसका काम क्या होता है, हम कहते हैं लैटेंट हीट को हम पढ़ते हैं हीट एनर्जी अपॉन मास, यानी हीट एनर्जी पर यूनिट मास इज नोन एज लैटेंट हीट। तो हम इसकी यूनिट क्या पढ़ते हैं, जूल पर केजी इसकी यूनिट हो जाएगी, क्योंकि हीट एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, और मास की क्या होती है, किलोग्राम। तो जूल पर केजी लैटेंट हीट की सही यूनिट बन जाएगी। लैटेंट हीट को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़े थे, एक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़े थे बेटा, और दूसरा क्या पढ़े थे, दूसरा हम पढ़ते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये जो दोनों बात पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि फ्यूजन का मतलब कि अगर सॉलिड से लिक्विड में ले जाने में जो हीट एनर्जी या हिडन हीट की रिक्वायरमेंट है वो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। वेपराइजेशन, लिक्विड से गैस में ले जाने में जो लैटेंट हीट की बात करते हैं वो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। ये दोनों बात यहां से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, रिवीजन की इस क्लास को शानदार तरीके से समझने का प्रयास किया जाए। जिनको अगर ये बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हो, वो फोर्थ 4 लेक्चर पीछे पढ़ाया गया, उसको एक एक लेक्चर करके देखिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब लैटेंट हीट के जस्ट बाद हमारे पास एक बड़ा टॉपिक है। बड़ा टॉपिक क्या, छोटा टॉपिक है क्या, इवेपोरेशन। क्या होता है, हम कहते हैं एक टर्म बॉइलिंग पढ़े थे, एक वेपराइजेशन, एक इवेपोरेशन। तो बॉइलिंग वेपराइजेशन दोनों सेम थे। इवेपोरेशन का मतलब होता है जब किसी भी सब्सटेंस को अगर हम वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं लेकिन उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर, यानी कन्वर्जन ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड, कन्वर्जन ऑफ एनी लिक्विड सब्सटेंस फ्रॉम इनटू गैसियस फॉर्म बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवेपोरेशन। यानी अगर हम उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन के नाम से जानते हैं, जैसा बोर्ड पर दिखाया जा रहा है। तो बॉइलिंग और इवेपोरेशन का एक डिफरेंस भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होने का, आप डायरेक्ट उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इवेपोरेशन के फैक्टर्स, इसमें हमें समझना है कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, यानी प्रभावित करते हैं। हम कहते हैं अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। दूसरा, इवेपोरेशन फिर ज्यादा कब होगा, कहते हैं कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। तीसरा, इवेपोरेशन और कब ज्यादा होगा, कहते हैं कि अगर विंड स्पीड ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। चौथा आता है कि अगर इवेपोरेशन ज्यादा कब होगा, कहते हैं इवेपोरेशन ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये ह्यूमिडिटी क्या होती है, हम कहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस प्रकार से हम इवेपोरेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपने एग्जांपल में क्वेश्चन पढ़ा होगा, पेट्रोल, एसीटोन, ईथर आदि को जब हम हाथ पे रखते हैं तो वेपर्स में क्यों कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि वो हमारे हाथ से हीट एनर्जी लेकर के वोलेटाइल होने की वजह से वेपराइज हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे हाथ से हीट लेते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि बॉटल में अगर पानी भर के रख दो ठंडा, फ्रिज से कोई भी ठंडा बॉटल निकाल कर बाहर रखो तो उसको पसीना होने लगता है। पसीना नहीं होता बेटा, बॉटल को जब फ्रिज से आप बाहर निकाल करके रखते हैं उसको पसीना नहीं होता। होता क्या है कि उसके ऊपर वाटर की ड्रॉपलेट्स आ जाती। क्यों, क्योंकि वो अपने चारों तरफ के एटमॉस्फेयर को क्या कर देता है, कूल करता है, ठंडा कर देता है, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट में वाटर वेपर्स होती हैं वो कंडेंस हो जाती हैं और बॉटल के किनारे आकर सतह पर लग जाती है, जिस वजह से हमें लगता है कि बॉटल में पसीना आ रहा है, लेकिन पसीना उसीना नहीं आता। वहां आपको कंफ्यूज नहीं होने का। इस तरह के तमाम क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आप किसी फोम पर, गद्दे पर आदि पर बैठते हो तो वो दब क्यों जाता है जबकि वो सॉलिड होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें पोर्स पाए जाते हैं, स्पेस पाए जाते हैं, उसमें एयर फिल होती है, इसलिए ऐसा होता है। तो इस तरह के तमाम क्वेश्चंस आते हैं जो आपको कभी कभी परेशान कर देते हैं। उम्मीद करता हूं कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये एक फास्ट रिवीजन क्लास थी, मुझे उम्मीद है कि ये भी आप अच्छा कर ले जाएंगे। ठीक है, थोड़ी स्पीड में जरूर पढ़ाया हो लेकिन घबराने का कोई विषय नहीं है। चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट, लगभग क्या पूरा खत्म हो गया। कितने मिनट में, 10-15 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगा होगा। लेकिन ये वही क्लास करें, हम फिर सजेस्ट आपको करेंगे कि आप में से इस क्लास को केवल वही लोग करें, इस लेक्चर को केवल वही लोग देखें जो हकीकत में पीछे का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं।
और अगर कोई नया बच्चा हो जो इस क्लास को कर रहा हो और उसने अगर मैटर इन आवर सराउंडिंग नहीं पढ़ा होगा तो उसके समझ में नहीं आएगा, ये श्योर है, क्योंकि ये क्लास बहुत स्पीड में हमने पढ़ाया है। रीजन क्या है कि हम केवल रिवीजन कराए हैं आपको, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना है। उम्मीद करता हूं कि आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और अगले चैप्टर के साथ, और रिवीजन बहुत फास्ट तरीके से चलेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको बढ़िया लगा होगा, ठीक है। पढ़िए अच्छे से, मेहनत से पढ़िए, राजा बनिए। गुड नाइट, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।